दुनिया पे कौन डोमिनेट करता है? इज इट जो बाइडेन? नो, इट इज यूएस डॉलर, जिसने अमेरिका को सुपर पावर बनने में काफी हेल्प करा। पर अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे इस करेंसी की पावर दिन प्रतिदिन डिक्रीज करते जा रही है? इवन इतना ही नहीं, पूरी दुनिया अब डी डॉलराइजेशन की मांग क्यों कर रही है? और बहुत सारे कंट्री ने तो डी डॉलराइजेशन की तरफ अपनी कदम बढ़ा चुके हैं। रीजन क्या है और क्यों जरूरी है, और मोर इम्पोर्टेंट कि डॉलर इतना ज्यादा डोमिनेट क्यों करने लगा, सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे। सो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम ये बात करें कि सारी दुनिया डी डॉलराइजेशन की मांग क्यों कर रही, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर यूएस डॉलर इतना पावरफुल कैसे बना। इन सब की शुरुआत होती है 1920 में, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई। उस वक्त की अगर बात करें तो जो सबसे बड़ी पावर थी वो यूनाइटेड किंगडम थी। बट अनफॉर्चुनेटली 1920 के बाद यूके की कंडीशन बहुत ही बुरी हो गई। 1913 में ब्रिटेन की टोटल डेप्थ थी 0.6 बिलियन पाउंड, जो 1920 में इंक्रीज करके 7.8 बिलियन पाउंड हो गई। और सिर्फ ब्रिटेन की नहीं, उन सारे कंट्रीज की यहाँ पे हालत खराब हुई जिन कंट्रीज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्वॉल्व थे। और यहीं पे यूएस को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने इकोनॉमी को बेटर करने की। जहां पूरी दुनिया वॉर में इन्वॉल्व थी टू प्रोवाइड मैन पावर एंड रिसोर्सेज, वहीं यूएसए अपना पूरा मैन पावर एंड कैपिटल वॉर में नहीं बल्कि अपनी ट्रेड और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यूज किया। उस वक्त यूएसए वर्ल्ड का एक मेजर सप्लायर बना इन कॉटन, व्हीट, ब्रास, रबर, ऑटोमोबाइल मशीनरी एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर गुड्स टू ट्रेड इनटू द वर्ल्ड। एज अ रिजल्ट इस कंट्री के अंदर में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल बूम देखने को मिली। 1913 में यूएस की एक्सपोर्ट थी 2.6 बिलियन डॉलर, जो इंक्रीज करके 1970 में 6.2 बिलियन डॉलर हो गई। एंड सेम थिंग अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में भी करता है। टिल देन वो वॉर में पार्टिसिपेट तब तक नहीं करता जब तक पर्ल हार्बर पे अटैक नहीं हुआ। वेल, पर्ल हार्बर इज एन अनदर टॉपिक जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम पर्ल हार्बर, इन दोनों वॉर के बाद यूएस के पास वर्ल्ड का लगभग 75% मॉनेटरी गोल्ड्स आ गया था। इफ यू लुक टू दिस ग्राफ, आप देखोगे कि 1910 में यूएस गोल्ड रिजर्व ओनली 2000 टन थी, जो कि ऑलमोस्ट 20,000 टन हो गई इन 1940। एंड गाइस, यही वो टाइम था जहां से यूएस का सिक्का उछलने लगा। भाई 1944 44 कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट पे साइन किया, एंड दैट इज ब्रिटेन वुड अग्रीमेंट। एंड इस अग्रीमेंट के अंदर ये था दैट यूएस विल प्रोवाइड डॉलर टू अदर कंट्रीज एंड दैट डॉलर पेग्ड टू गोल्ड। इट मींस इफ 1 ounce ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू वर्थ ऑफ $35। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट के अंदर ये भी कंक्लूड की थी दैट इफ यू केम टू एक्सचेंज द डॉलर विद अस, सो हम इसके बदले आपको गोल्ड वापस देंगे। एंड इस वजह से एक म्यूचुअल ट्रस्ट बना विद यूएस गवर्नमेंट एंड अदर कंट्रीज। दूसरी बात ये थी इस एग्रीमेंट के अंदर दैट लेड टू बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक एंड सेकंड वन इज आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑल्सो 2 वॉर की वजह से इन सारे कंट्री को डेस्परेटली काफी लोन चाहिए थी सो दैट ये अपने इकोनॉमी को ठीक कर सके। एंड एज अ रिजल्ट यूएस गवर्नमेंट गेव देम अ फंडिंग टू ऑल दैट कंट्री। एंड इसके अलावा उन्हें आईएमएफ की फैसिलिटीज भी मिल रही थी। सो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस एग्रीमेंट से रेडी हो जाते हैं। एंड गाइस, अनफॉर्चुनेटली ये वो फर्स्ट फेज था जहां से डॉलर की डोमिनेंस शुरू होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये एग्रीमेंट हमेशा के लिए पूरी तरीके से ठीक से काम नहीं करती। बाय थ्रू 1970 यूएस के गोल्ड रिजर्व में काफी गिरावट हुई। 1950 में गोल्ड रिजर्व 22,000 टन थी, जो डाउन होकर 10,000 टन आ गई इन 1970। और इन सभी का रीजन था यूएस वियतनाम वॉर, गोल्ड प्राइस हाइक्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसका नतीजा 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने टेम्पररी सस्पेंशन लगाया डॉलर टू पेग गोल्ड पे। We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. So now all the countries is free to choose any exchange arrangement for their currencies, expect pegging to the value of gold. So obviously अब इस यूएस डॉलर आपको क्या बाय करके दे सकता है? एंड यही पे सबसे बड़ा ऑप्शन वर्ल्ड को मिलता है दैट बाय ऑयल फ्रॉम अरब कंट्रीज। क्योंकि उस वक्त की अगर बात करें तो अरब कंट्रीज ऑयल प्रोडक्शन काफी तेजी से ग्रो आउट कर रही थी। एंड यूएस ने एक अग्रीमेंट किया था अरब कंट्रीज के साथ दैट जो भी ऑयल की ट्रेड होगी वो यूएस डॉलर में होगी। सो जितने भी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व में यूएस डॉलर थे, वो इस यूएस डॉलर से मोस्टली प्रेफर करते थे ऑयल बाय करना। बट एट द सेम टाइम अदर करेंसीज लाइक यूरो, युआन, ये वर्ल्ड ट्रेड में अपना डोमिनेंस काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहे थे। एंड इसी वजह से यूरोपियन एंड अमेरिकन बैंक्स कम्स विद स्विफ्ट नेटवर्क, और इस सिस्टम को पूरी दुनिया ने फिर से एक्सेप्ट किया। एंड हियर द सेकंड फेज ऑफ डॉलर डोमिनेंस कम्स। जिससे हुआ ये कि आज के टाइम पे 60% ऑफ सेंट्रल बैंक रिजर्व्स ग्लोबली आर इन यूएस डॉलर। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट एवरीथिंग इज गुड, दैट व्हाई ऑल द कंट्रीज आर अफ्रेड विद डॉलर, एंड क्यों ये सारी कंट्री डी डॉलराइजेशन की मांग कर रहे हैं?
गाइज इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े थोड़ा बहुत हम ये जान लेते हैं यहाँ पे कि अगर किसी भी करेंसी की डिपेंडेंस अगर ग्लोबली इतना ज्यादा इंक्रीज कर जाती है तो कंट्रीज को किन किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ सकता है। देयर इज ओनली 5 रीजन एंड नंबर 1 इज इकोनॉमिक सोवेरेनिटी। इसका मतलब अगर किसी एक कंट्री की करेंसी की डिपेंडेंस अगर सबसे ज्यादा इंक्रीज करती है इट्स मींस ग्लोबल इकोनॉमी पे सारा कंट्रोल उसी कंट्री का होगा, जैसे कि रिसेंट में यूएसए। दूसरा है करेंसी मैनिपुलेशन, मतलब जिस करेंसी की डोमिनेंस सबसे ज्यादा होगी वो अपने इकोनॉमिकल गेन के लिए करेंसी मैनिपुलेशन भी कर सकता है। तीसरा रीजन है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर कोई भी क्राइसिस देखने को मिलती है तो वो क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2007-2008 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो स्टार्ट तो यूएसए में हुई बट इसका पूरा इंपैक्ट पूरे एशियन कंट्रीज में हमें देखने को मिली। चौथा रीजन है डिपेंडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर कंट्री करेंसी एंड द फिफ्थ मेन रीजन इज रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स। इट मींस दैट करेंटली रिड्यूस योर इन्फ्लुएंस ऑन अदर इकोनॉमिक एंड इन दैट वे यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप उस कंट्री के एक्सपेक्ट से नहीं चलते हो तो वो आपके इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एज अ रिजल्ट आपने रिसेंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्विफ्ट बैन आपने देख चुके हैं। Well, the answer is कि यूएस के ऊपर हमेशा ये एलिगेशन लगी है दैट यूएस डॉलर को एज अ वेपन यूज करता है एंड द स्विफ्ट नेटवर्क इज द फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन ऑफ यूएस। एंड एज यू नो कि रीसेंट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए ने रशिया के ऊपर स्विफ्ट प्रोसेस पे सैंक्शन लगाया, जिससे प्रॉब्लम ये हुई कि सिर्फ यूएसए ही नहीं बल्कि ऑल अदर जितने भी कंट्रीज थे वो अब रशिया से किसी भी तरह का ट्रेड नहीं कर सकते थे। एंड इस वजह से भी गाइस देखे तो बहुत सारे कंट्री को इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से गुजरना पड़ा। इतना ही नहीं गाइस, अगर रीसेंट कंडीशन देखे यूएसए की तो इन्फ्लेशन की वजह से सिर्फ यूएसए को ही नहीं बल्कि ऑल अदर कंट्रीज को भी काफी प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ी। इवन जो रीसेंट बैंक क्राइसिस हुई इसकी वजह से भी देखे तो ना सिर्फ यूएस डॉलर पे असर पड़ा बल्कि यूरो, स्टर्लिंग पाउंड एंड अदर करेंसी पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। ऑल्सो गाइस दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अमेरिका किसी कंट्री पे ऐसा कर रहा। आप अगर ईरान के ही केस को देख लो तो 2012 में ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते यूएसए ने ईरान को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था, जिससे हुआ ये कि ईरान जिन देशों को अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता था उससे पेमेंट मिलने में काफी प्रॉब्लम फेस आउट हुई और नतीजा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी इन ईरान। बट अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं लग रहा कि यूएस डॉलर की ट्रेड डिफिशिएंसी इतनी ज्यादा इंक्रीज की है, पर अब यहाँ पे ऑल्सो सारी कंट्री डी डॉलराइजेशन की मांग भी कर रहे हैं और डी डॉलराइजेशन की सबसे पहली शुरुआत होती है राष्ट्रपति पुतिन के बिहाफ से इन 2014 जब क्राइमिया इंसिडेंट होती है। रशिया तभी से डॉलर की जगह किसी और करेंसी को फाइंड आउट करने में लग गया था एंड आफ्टर दिस रशिया मेड इट ओन नेटवर्क सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। नॉट ओनली दिस, रशिया ने अपने डॉलर फॉरेक्स रिजर्व को कम करके 16% तक कर ली थी। इतना ही नहीं, चाइना ऑल्सो बिल्ट हिज ओन नेटवर्क नोन एज क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम एंड एज कंपेयर विद द पास्ट जो प्रेसिडेंट निक्सन ने अनाउंस करा था डॉलर टू गोल्ड पेग वाज एंडेड, उस वक्त भी चाइनीज युआन काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। एंड रिसेंट डेज में भी देखे तो सीआईपीएस अब तक 690 बैंक्स को अपने अंदर ऐड कर चुका है। ऑल्सो इस वक्त देखे तो इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग फॉर वॉस्ट्रो अकाउंट्स एंड अब तक इस वॉस्ट्रो अकाउंट में 18 कंट्रीज वॉस्ट्रो अकाउंट को एक्सेप्ट कर रही फॉर ट्रेड इन रूपी। इवन ऑल्सो रशिया इज ऑल्सो डूइंग ट्रेड इन रूपी एंड आई थिंक यू आर वेल अवेयर दैट इस ट्रेड की वजह से देखे तो अमेरिका और अदर यूरोप कंट्रीज भी काफी क्रिटिसाइज की थी इंडिया को, और जिसके जवाब में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने उन्हीं के देश में जाके मुंह तोड़ जवाब दिया। It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. Countries in Europe and the West and the United States are so concerned. Why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. इसके अलावा सबसे बड़ा झटका अमेरिका को तब लगता है जब अरब कंट्रीज ये अनाउंस करती है कि वो ऑयल की ट्रेड के लिए सिर्फ यूएस डॉलर को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसके रिस्पांस में अब अरब कंट्रीज ने चाइना के साथ चीनी युआन में ट्रेड करने के लिए रेडी हो गए, इवन इंडिया के साथ भी। ये देखिए तो 48 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले की अगर बात करें तो ऑयल की ट्रेड में सिर्फ यूएस डॉलर का ही यूज होता था। इवन ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स, ये भी एक न्यू करेंसी के फॉर्मेशन में लगे हुए हैं फॉर हिज ट्रेड एंड इन सभी फैक्टर्स को अगर हम देखें तो इट लुक्स लाइक अ करेंसी वॉर। पर एक मिनट, अगर डॉलर नहीं तो अगली कौन सी करेंसी? इज इट चाइनीज युआन? वेल, जैसा सिचुएशन है इट्स लुक्स लाइक चाइनीज युआन बिकॉज वर्ल्ड वाइड जीडीपी में चाइना 50% का हिस्सेदार है और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर भी है। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने पहले ही 2016 में युआन को अपने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआर बास्केट में शामिल भी कर लिया है। ऑल्सो वर्ल्ड वाइज अगर देखें तो चाइना 125 कंट्री के साथ अपना ट्रेड फैला चुका है। बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इंडिया इसके लिए रेडी होगा? इफ यू कम्स टू न्यूज, द न्यूज इज डिफरेंट
गवर्नमेंट ऑल्सो जो चाइना का नेचर है वो क्या अपने करेंसी के रिलेटेड जो ट्रेड है उस पर ट्रस्ट बना सकता है, क्योंकि कुछ भी हो अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योर फाइनेंशियल मार्केट है। इवन ऑल्सो डॉलर एक स्टेबल करेंसी भी अब तक रहा है एंड ट्रांसपेरेंट भी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस पे ट्रस्ट भी करती है। वहीं चाइना की अगर बात करें तो वो हमेशा इस न्यूज में रहता है कि वो किसी और के कंट्री के बॉर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट करना, इवन ऑल्सो अपने कंट्री में हिटलर की तरह एक्ट करना और जो कमजोर देश हैं उन्हें अपने जाल में फांसने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज डेट ट्रैप, जिसमें ऑलरेडी देखिए तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी देश ऑलरेडी फंस चुकी है। इसके साथ युआन को पहले भी डीवैल्यू किया जा चुका है एंड इस करेंसी का मोस्टली कंट्रोल इन्हीं की देश की पार्टी सीसीपी के हाथ में है। तो क्या दुनिया को चाइना के ऊपर भरोसा करना चाहिए या फिर चाइना एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है या फिर यहाँ पे कोई दूसरा कॉम्पिटिटर होगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया? बिकॉज ग्लोबली अगर बात करें तो ऑफकोर्स सारी कंट्रीज इंडिया पे बिलीव कर सकती है, पर इंडिया अब तक देखे तो ब्रॉडली एक्सपैंड नहीं हुआ सो दैट वो डॉलर को टक्कर दे सके। वेल, इसमें आपकी क्या राय है? डू लेट मी इन अ कमेंट। इसके साथ में वीडियो अगर रेलेवेंट लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए एक छोटी बात हो सकती है बट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। रेस्पेक्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।